नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। देश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी जोरों पर है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ बीजेपी है। इंडिया गठबंधन में 28 दलों को शामिल किया गया है। आज हम लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में पहुंचे हैं, जहां रालोद और सपा और कांग्रेस का यहां उत्तर प्रदेश में गठबंधन है। चुनाव की जो तैयारियां चल रही हैं सभी पार्टियों की, उस बीच में जनता का क्या माहौल है, जनता इस बार किस तरफ देख रही है? क्योंकि अगर बात करें बीजेपी की, तो राम मंदिर का एक ऐसा मुद्दा है कि दुनिया जो है, लोग जो है उत्तर प्रदेश के और तमाम जो है देश के इसमें राम भक्ति में लीन है, सराबोर हैं। तो इस तरीके के जो बीजेपी के कदम है, ज्ञानवापी का भी मुद्दा चल रहा है, उसको लेकर जो है जनता इस बार वोट करने वाली है या फिर कुछ और चुनावी मुद्दे रहने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं एक छोटा सा सवाल आप लोगों से लूंगा कि जो देश में यूसीसी लागू करने की मांग चल रही है, क्या देश में यूसीसी लागू होना चाहिए या फिर नहीं? यूसीसी का जो मुद्दा है वो भाजपा का धार्मिक आधार पर एक क्रिएट किया हुआ मुद्दा है। यूसीसी की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन देश हित में जो भी कानून बनता है सब समाज उसे मानते हैं जी। और जो यूसीसी को लेकर एक बवंडर उतार रखा है, जैसे अभी उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने यूसीसी के लागू को करने की बात की है, मैंने उसके ड्राफ्ट को पढ़ा है। वो सारी चीज तो पहले से ही मौजूद है, उसमें कानून उन पर बने हुए हैं। लेकिन भाजपा जिस तरीके का प्रचार करती है कि वो मुसलमानों के खिलाफ कोई कानून बना रही है और उससे चुनाव में वोट ऑफ पोलराइजेशन करती है, बहुसंख्यक वर्ग के लोगों को भय दिखाती है मुसलमानों का कि हम ये कानून बना के इनके खिलाफ जाति के तौर पर पेश करती है किसी कानून को, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कोई दिक्कत उस कानून में जो यूसीसी का ड्राफ्ट आया, वो सारे कानून तो पहले ही देश में बने हुए हैं। पहले ही कानून देश में बने हुए, यूसीसी की कोई जरूरत नहीं है इस देश में। लेकिन कल भी मैं शहर मुजफ्फरनगर में था, कुछ मुस्लिमों से मैंने बात की, उनका कहना था कि अगर यूसीसी देश में लागू होता है तो 90% शरीयत के कानून लागू हो जाएंगे और खासकर जो है मुसलमान जो विरोध एक तबका कर रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या मानते हैं कि यूसीसी लागू होना चाहिए या फिर नहीं? देखिए, यूसीसी यहाँ कोई मुद्दा नहीं है। यूसीसी के आड़ में या यूसीसी को ये आगे लाकर जब जब चुनावी माहौल आता है, चुनाव होता है, तभी ऐसे मुद्दों को उखाड़ कर अपने वोटों का लाभ लेने के लिए एक मैसेज देने के लिए कि हम विशेष धर्म या विशेष जाति के लोगों के खिलाफ एक नया कानून ला रहे और बहुसंख्यक लोगों में उसका मैसेज देकर चुनावी लाभ लेने का मुद्दा है इनका। ये मुद्दे तो इस देश में, प्रदेश में विकास का है, रोजगार का है और आपस में भाईचारे का है और जो विदेश नीतियां हैं उनको लेकर है। चाइना हमारे ऊपर कभी चढ़ाई करो जाओ, उसके खिलाफ बोलते नहीं। जो असली मुद्दे हैं, रोजगार से, किसानों की समस्या है, मजदूरों की समस्या है, व्यापारियों की समस्या है, उन समस्याओं से भागने के लिए ये चुनावी टाइम में कभी मंदिर का मुद्दा, कभी यूसीसी का मुद्दा, ये मुद्दे लाते हैं। यूसीसी कोई मुद्दा नहीं है। ये जो भारत का संविधान है, भारत में जो कानून है, उसे सभी धर्म, सभी जाति के लोग सहज स्वीकारते हैं, मानते हैं। सिर्फ ये उसका हवा देकर अपना चुनावी लाभ लेने का काम करते हैं। ठीक है। जो अभी राम मंदिर का मुद्दा इस वक्त देश में गरमाया हुआ है, लोगों का कहना है कि बीजेपी का जो है चुनावी स्टंट है और वोट लेने के लिए सब जो है किया जा रहा है। आप इस बात से कितने सहमत हैं? 100% सहमत हैं। भाजपा पार्टी भावनाओं को भड़का करके पोलराइजेशन का काम करती है। जो भाजपा पार्टी ने जो सत्ता में आने के लिए वादे जनता से किए थे, चाहे वो काले धन का हो, चाहे वो रोजगार का हो, चाहे किसान की आमदनी का हो, चाहे वो विकास का हो, एक मुद्दा तो छेड़ा ही नहीं। लेकिन बीजेपी तो ये भी कहेगी ना कि राम मंदिर का भी हमारा मुद्दा था। काले धन की कोई आज तक सूची जारी की इन्होंने? नोटबंदी की इन्होंने, कहा हम काला धन पकड़े हैं, कोई 1 रुपया किसी का पकड़ा है इन्होंने? इनके पास सारा काला धन तो इन्हीं के पास है। ये क्यों नहीं लिस्ट आउट करते? 9 साल 10 साल केंद्र सरकार को हो लिए। ये केवल भावनाओं को भड़का करके काम करते हैं। ये इनका कहना है कि भावनाओं की लोगों के भड़का जी। ये जो इन्होंने भाजपा वालों ने आदरणीय अन्ना हजारे जी को रामलीला ग्राउंड पर बैठाया था लोकपाल विधेयक पास कराने के लिए। इन्होंने रात को संसद चलवाई। 10 साल हो गए, इन्होंने लोकपाल विधेयक का चर्चा भी नहीं की। केजरीवाल जी को भी 10 साल हो गए, उन्होंने भी लोकपाल का फिर जो है दोबारा से सवाल नहीं उठाया। लोकपाल ये केजरीवाल को काम कहाँ करने देते हैं? उसे काम कहाँ करने देते हैं? ये जो है सिवा पोलराइजेशन के ये जो मेन मुद्दे हैं उससे जनता को भटकाने का काम करते हैं। अगले सवाल के लिए, राम मंदिर का जो मुद्दा है, कितना जो है वोटों में ट्रांसफर होगा इस बार या नहीं होगा? मेरे अनुसार तो नहीं होगा। मतलब राम मंदिर के मुद्दे पर वोट नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेगा। काम के मुद्दे जी।
राम मंदिर के मुद्दे पर वोट मिलेंगे बीजेपी को या नहीं, या फिर जो है जो इंडिया अलायंस है उसे नुकसान है राम मंदिर का या नहीं? मेरी सख्त आपत्ति है आपके इस शब्द पे कि राम मंदिर का मुद्दा, भगवान राम हो, ज्ञानव्यापी हो, ये कभी इस देश के मुद्दे नहीं रहे। ये आस्था का विषय है, लोगों के दिलों में धर्म बसता है और लोग धर्म से संस्कार लेकर जीने का काम करते हैं। नहीं, क्योंकि विपक्षी पार्टियों का कहना है कि ये बीजेपी का प्रोग्राम था, जो प्राण प्रतिष्ठा हुई 22 तारीख में वो बीजेपी का प्रोग्राम था, आरएसएस का प्रोग्राम था और ये पूरा प्योर पॉलिटिकल प्रोग्राम था। इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया है। मैंने आपसे शुरू में कहा ना, भगवान राम, ज्ञानव्यापी, धर्म, आस्था, ये इस देश के मुद्दे नहीं रहे, आस्था रही है। जो पार्टी इनको मुद्दा बनाना चाहती है वो कहीं ना कहीं आम जनता के मुद्दों पर फेलियर है, तो कहीं ना कहीं भगवान की आड़ लेके अपनी कमजोरियों को छुपाने का प्रयास कर रही है। आप लगातार यूसीसी के बारे में पूछ रहे जी ये यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जी आज के देश के अंदर रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क सुरक्षा, बिजली, पानी, किसान, छात्र, नौजवान, कर्मचारी, मजदूर, इन तमाम मुद्दे जो सरकार की मुख्यतः जिम्मेदारियां हैं सर्विस प्रोवाइड करना देश की जनता को, जिन्होंने चुन के भेजा है, इन मुद्दों पे जब सरकार फेल हो जाती है तो इस तरह की जैसे बरसाती मेंढक निकलता है ना, इस तरह से इन चीजों को निकाल कर आती है और कहीं ना कहीं इन मुद्दों से ध्यान लोगों को हटा देना चाहती है। सिर्फ और सिर्फ लोगों का ध्यान मुख्य मुद्दों से, आम जनजीवन की जरूरतों से, आम विकास के मुद्दों से, इस सरकार के फैलाए हुए भ्रष्टाचार से, इन चीजों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह की चीजें लाई जाती हैं। देखिए, ये तो बीजेपी का अक्सर से रहा है। 2014 में जीते, उसके बाद भी एंटी इनकम्बेंसी आई होगी, 2019 में जीते, तो इस बार 2024 का क्या रुझान है? अगर मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करूं, जिस तरीके से कांग्रेस का गठबंधन है, आरएलडी का गठबंधन है और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, समाजवादी पार्टी यूपी में मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका में है। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, 2019 में जितने मत प्रतिशत से भाजपा ने सरकार बनाई थी और जितना मत प्रतिशत, लगभग 68%, आई थिंक, लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, जो भाजपा के खिलाफ पड़ा था, आज वो 68% एक साथ हो गया। गठबंधन का मतलब है वो 68% का एक साथ हो जाना और 32% वालों को हराना। उसमें से फिर मायावती का जो वोट शेयर है बसपा का, वो तो घट जाएगा। मैं बता दूं आपको, वो 2-3-4% से कोई फर्क नहीं पड़ता। मोर देन 50% में कितनी गिनती गिनोगे आप, ये देख लो। मायावती जी का कितना घटाओगे? 2%, 4%, 6%, 8%, मोर देन 50%। उनका तो कहना है कि पूरा दलित समाज जो है उन्हीं के साथ है। एक सवाल का तो जवाब दे, तो फिर आप दूसरा कर लेना। मोर देन 50% और भाजपा के खिलाफ संगठित हो चुका है। मैंने फिर बताया आपको, जो मुद्दा है 2014 में आप लगा मोदी जी जीते, मोदी जी जीते थे, जनता की कहीं ना कहीं अपेक्षा थी कि एक नया चेहरा आ रहा है, कुछ नया करेगा, एक वादा अच्छे दिन का किया था और बहुत सारा भ्रम देश के अंदर, अब तो मैं भ्रम ही कहूंगा, इन्होंने तो खुद कह दिया जुमले थे, इन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, तो जनता को एक उम्मीद जगी थी कि हो सकता है रोजगार बढ़े। 2 करोड़ का वादा कर रहे थे, जनता ने सोचा कुछ तो देंगे। आम नौजवान को शिक्षा की बात कर रहे थे, स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, पेट्रोल की कीमतों की बात कर रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति की देश की ये लोग बात कर रहे थे। उन उम्मीदों के साथ जनता ने इनको जिताया था। ये फेल कर गए। 2019 में इन्होंने कहा 5 साल कम रह गए और 5 साल दे दो, जनता ने फिर 5 साल दे दिए। इन पे भरोसा किया और इन्होंने जनता को लगातार ठगने का काम किया। अब 10 साल जब जनता का भरोसा टूट गया तो 2024 का माहौल आप खुद बता दीजिए। देश के अंदर जनता जनार्दन है, लोकतंत्र में वोट की गिनती होती है, सिरों की कीमत है, तो कहीं ना कहीं जनता ठगी हुई है, तो निश्चित इन्हें जवाब तो देगी। चलिए, एक सवाल मैं इसी से लूंगा। कल मैं यहीं मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत जी का इंटरव्यू कर रहा था, तो उनसे भी मैंने ये सवाल किया, तो राकेश टिकैत जी का कहना था कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी से 67 सीटें जीतकर जो है बीजेपी जाएगी। नहीं, राकेश टिकैत जी तंज में कह रहे थे या वो किसी और आंकड़े से कह रहे थे, वो मैं राकेश एक आंकड़ा और बताया उन्होंने कि अगर देश की बात करें तो 350 जो है बीजेपी सीटें जीतेगी। देखिए, मैं आपको बताऊं, राकेश टिकैत जी एक बड़े किसान नेता हैं देश के, और उन्होंने जब मोदी सरकार तानाशाही के उरूज पे थी तब उसको इसकी गलतियों का एहसास करा के बैकफुट का लाने का काम किसान आंदोलन के माध्यम से किया था। और आज भी किसान पुनः आंदोलन में जाने की तैयारी कर रहे हैं। आने वाली इसी माह में आपको दिखागा किसान की बहुत सी घोषणाएं हैं किसानों की, वो कहीं ना कहीं आंदोलन में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो किसान तो असंतुष्ट हैं और निश्चित तौर पे मेरा मानना यह है कि इस बार जो जनता ठगी हुई जनता है, आप देखिए महिलाओं का उत्पीड़न किस कदर बढ़ गया। उत्तर प्रदेश के अंदर नंबर 1 पे एनसीआरबी के डाटे में उत्तर प्रदेश आया महिला उत्पीड़न में। महिलाओं को उत्पीड़न है, सरेआम गोलियां मारी जा रही हैं, किसानों की फसलें जानवर चर रहे हैं लगातार, किसान परेशान है। 1090 की जो महिलाएं हैं वो थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ाने के लिए एक आंदोलन अपना प्रोटेस्ट कर रही थी, किस कदर उन पे लाठियां बरसाई गई। आज आंदोलन नहीं करने दिया, आंदोलन खत्म कर दिया, मजदूरों के अधिकार खत्म कर दिए। बहुत सारे मुद्दे हैं बोलने के लिए। जनता ठगावा महसूस कर रही है और 2024 में परिणाम देगी। ठीक है, अगर किसानों की बात करें, किसान इस सरकार में, मतलब केंद्र की अगर सरकार की बात करें, अभी यूपी में नहीं आएंगे, केंद्र सरकार की अगर बात करें तो किसान के लिए जो इससे पिछली सरकारें थी वो बेहतर थी या ये सरकार बेहतर है? किसानों का तो इसने नाश कर रखा।
और नाश ऐसे कर रखा आंदोलन पे किसान लगातार 20 रुपए बढ़ाए हैं गन्ने पे सिर्फ। और आसपास के राज्यों में देखिए रेट वो इन्हीं की सरकार है, लेकिन यहाँ नहीं बढ़ रहा। ये चीनी मिलों उद्योगपतियों का तो ख्याल रख रहे हैं, लागत कितनी बढ़ रही है किसान के लिए उसके हिसाब से कहाँ दे रहे हैं। अच्छा 20 रुपए सरकार ने बढ़ाए हैं, तो किसान की मांग कितनी है कि कितना जो है कम से कम ये तो गन्ने का चीनी मिल पेमेंट हो मालिकों से जो पूछ किसान को के फायदा हो? काट करके जब दे रहे, जब तय कर रहे हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि किसान की क्या मांग है? किसान 370 की मांग है, 370 तेल भी महंगा हुआ, बिजली भी महंगी हुई। सुनिए 370 का रेट आप बता रहे हैं फिलहाल मौजूदा वक्त में, तो किसान की मांग क्या है सरकार से कि गन्ने का रेट इतना हो तब जाकर किसान को फायदा मिले? किसान तो ये क्या आसपास के राज्यों का ही कर दो आप सर। मैं इसका हाँ। मैं देता हूँ जवाब इसका। देखिए ऐसा है, किसान की जहाँ तक मांग की बात है, किसान तो ये कह रहा है कि 67 में जो सोने का रेट था और आज जो सोने का रेट है, जिस प्रकार से अन्य पदार्थों के रेट बढ़े हैं उसी अनुपात में फसल के भी बढ़ाए जाए। किसान की मांग तो ये है, लेकिन किसान की जो मूलभूत मांग है 450 गन्ने के रेट की मांग है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी की किसान की मांग है। एमएसपी को लेकर तो सरकार ने धोखा दे दिया। किसानों का 1 साल का आंदोलन जिसमें 800 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, सरकार ने इस वादे के साथ वो धरना उठाया था कि हम एमएसपी पर कानून बनाएंगे, और आज मेरे ख्याल से 2 साल 2.5 साल के लगभग होने जा रहे, एमएसपी पे कानून नहीं लाई। तो किसानों को तो सरकार ठग भी रही, धोखा भी दे रही। और कहीं ना कहीं सरकार किसानों से इस बात पे चिड़ी हुई है कि प्राइवेट प्लेयर जिसको अपने जो व्यापारी बंधुओं को, व्यापारी मित्रों को किसानी में लाना चाहती थी सरकार, उस प्राइवेट प्लेयर को किसानों ने अपने आंदोलन से बाहर कर दिया। तो सरकार तो अपनी फ्रस्ट्रेशन किसानों के ऊपर निकाल रही लगातार। जहां तक गन्ने के मूल्य की बात है, कोल्हू पर जी जो गन्ना बिक रहा है क्षेत्र में वो 400 प्लस रेट पे बिक रहा है। हमारा किसान ये सवाल उठा रहा है कि चीनी मिल को कौन सा नुकसान हो रहा है जब कोल्हू वालों को 420 410 रुपए वो गन्ना खरीद रहे हैं, जबकि उनका जो सिस्टम है गुड़ बनाने का वो एक जुगाड़ का सिस्टम है। चीनी बनाने में कम लागत आती है, गुड़ बनाने में ज्यादा लागत आ रही है जुगाड़ से। उसके बाद भी वो कोल्हू वाले 410 और 420 गन्ना खरीद रहे हैं। ये कहीं ना कहीं सरकार का एक सिंडिकेट बना हुआ है मिलों के साथ, जबकि मिल के जो लोग थे वो ये कह रहे थे कि 35 रुपए तक तो मिले गन्ना रेट बढ़ाने के लिए तैयार हैं। और दूसरी बात इन्होंने क्या की कि 5 रुपए किसान के गन्ने के 20 रुपए बढ़ाए और 5 रुपए हर मिल वाले से जो है गोचर के नाम पर जो ये सांड घूम रखे हैं, छोड़ रखे हैं कि हम इनका संरक्षण करेंगे, हमें पैसे की आवश्यकता है, 5 रुपए वहां काटे जा रहे हैं। तो आप बताइए किसान के साथ क्या क्या अन्याय नहीं हो रहा है? ठीक है, आऊंगा मैं अगले सवाल जी। अभी जो सांड की बात हुई, अखिलेश यादव भी लगातार ट्विटर पर सांड समाचार की बात करते हैं, तो और दूसरी तरफ जो राज्य सरकार है वो गौशाला की बात करती है। हमने हकीकत पे जो है ज़मीन पे जो है गौशाला बनाई है, जो छुट्टा पशु हैं उनको जो है वहाँ रखने का काम किया है। इस बात में ज़मीनी हकीकत कितनी है? अगर आप गांव को उठाकर देखो, गांव में जाओ तो हर सड़क पर एक सांड मिलता है। कहीं कितने ही एक्सीडेंट, अधिकतर एक्सीडेंट सांड की वजह से हो रहे हैं। गौशाला तो एक बहाना है इनका, गौशाला कहीं नहीं खुल रही है। भाजपा का कार्यकर्ता गौ की हत्या करवाता है पैसे देकर। अच्छा, हाँ, भाजपा का कार्यकर्ता। लेकिन बीजेपी तो अक्सर जो है गोवंश की बात करती है और कहती है कि जो है इस मुद्दे पर भी लगातार बीजेपी जो है विपक्ष को भी घेरती है और मुस्लिम जो तबका है वहां भी घेरने का काम किया जाता है। हाँ, अब ये बरेली में देखा तो आपने किस तरीके से जब बजरंग दल के और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता क्या जिलाध्यक्ष वहां का गो हत्या में शामिल पाया गया, उसे अगर जेल भेज दिया पुलिस ने, तो धमकी दे रहे हैं बीएचपी नेता और बजरंग दल के। अगर इंडिया गठबंधन सरकार में आता है इस बार 2024 के चुनाव में, तो क्या आपकी मांगे फिर उस सरकार से यही रहेंगी या बदलेंगी कुछ? नहीं, अगर इंडिया गठबंधन सरकार में आएगा तो निश्चित तौर से हम लोग सरकार में रहेंगे। और जो हमारा मैनिफेस्टो है, हमारा इतिहास है समाजवादियों का, 2012 का जो मैनिफेस्टो था जब सरकार बनी थी समाजवादियों की, हमने 95-98% तक उस मैनिफेस्टो पे घर उतरने का काम किया था। और मैंने कई बार बीजेपी के लोगों को चुनौती दी कि 2012 का मैनिफेस्टो हम ला रहे, 17 का आप लियो, मैनिफेस्टो पे चर्चा कर लो। लेकिन बीजेपी के लोग चर्चा से भागते हैं मैनिफेस्टो पे। तो आज जो हम मैनिफेस्टो लाएंगे, जो मुद्दे हम देंगे, जो वादे हम करेंगे, वही हमारा नेचर है, वही हमारा व्यवहार है, वही हमारे नेता सोचते हैं कि अपने जो वादे होंगे, जो मैनिफेस्टो होगा, उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। 12 से 17 तक सपा की सरकार रही, उसके बाद 17 में चुनाव हुआ, बीजेपी जीती। 2022 में चुनाव हुआ, वहां बीजेपी जीती। समाजवादी पार्टी जो सबसे मुख्य पार्टी, विपक्षी पार्टी है, वो 111 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई। तो दूसरा टर्म चल रहा है बीजेपी का। आने वाले वक्त में क्या रणनीतियां हैं आपकी, जिससे जो है आपकी पार्टी
चुनाव का जो समीकरण है उसमें जीत में जा सके? देखो भैया, सरकार जो आती है ना, किसी की भी आए, वो बहुत जिम्मेदारी दायित्वों के साथ आती है। वो जो कुर्सी है ना मुख्यमंत्री की, वो दायित्वों के वजन से भरी हुई कुर्सी है, और उस पर बैठकर अगर कोई दायित्व नहीं निभाता तो जनता मौका तो देती है, दोबारा भी मौका दे दिया, लेकिन जब उखाड़ती है तो गधे के सिर से सींग की तरह गायब हो जाते हैं झूठ बोलने वाले लोग। भाजपा 2002 के बाद 2017 में सरकार में आई थी, और वही 2014 वाला जो पैटर्न था, वादे जुमले, बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें की थी, और आप देख लीजिए 2022 के अंदर बीजेपी के लोग चर्चा में भागते नजर आए, लेकिन फिर जनता ने किस उम्मीद पे, हमारे नेता तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं, और हमें उनकी बात पे यकीन है कि सरकार समाजवादियों की बन रही थी, प्रशासनिक धन का दुरुपयोग करके हमारी सरकार को छीन लिया गया। जनता के जनमत का अपमान इन लोगों ने किया, और ईवीएम को लेकर लड़ाई कितनी बढ़िया लड़ी जा रही है, लेकिन अब 2024 में और 2027 में इन्हें बेईमानी भी नहीं करने देने का, और जनता इन्हें हराने का काम करेगी। क्या ईवीएम में वाकई में कोई गड़बड़ी होती है? क्योंकि अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी, 3 राज्यों में बीजेपी ने जीत दर्ज की। तो अगर ईवीएम का हैक का मामला है तो फिर तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बननी चाहिए थी। हमारा देश एक विकासशील देश है। जिन लोगों ने ईवीएम को इजाद किया और अपने यहाँ उस प्रणाली को लागू किया, वो सब देश ईवीएम की हैकिंग से त्रस्त होकर वहां पर ईवीएम की प्रणाली पर रोक लगा दी गई। जापान हो, जर्मन हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, हम उनसे ज्यादा विकसित हैं तो टेक्नोलॉजी में नहीं है ना अभी, वो उस टेक्नोलॉजी के जन्मदाता हैं, और उन्होंने अपने यहाँ ये देखते हुए कि ये मशीन हैक की जा सकती है, और जर्मन की सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि ये लोकतंत्र की हत्यारी है ईवीएम मशीन, ये कहकर उस पर पाबंदी लगाई। अगर हिंदुस्तान का मेजॉरिटी ये कह रही है कि आप ईवीएम से चुनाव ना कराकर बैलेट पेपर से चुनाव करा लिए जाएं, तो इसमें दिक्कत क्या है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। लेकिन बीजेपी, जो आम जनता का मानना है, बीजेपी 2 जगह जीतती है, एक जगह विपक्ष को जिता देती है, बैलेंसिंग दिखाने के लिए कि ईवीएम को जिंदा रखना है। और आने वाले समय में आप देखना, इस देश के अंदर बैलेट से चुनाव होंगे। जिस दिन बैलेट से चुनाव हो गए, बीजेपी सरकार नहीं बना पाई। एक बहुत छोटा सा जवाब चाहूंगा कि 24 में रणनीतियां क्या होंगी आपकी? 24 में इंडिया, अगर इंडिया गठबंधन जीतता है, बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया। देखिए, इंडिया गठबंधन जीतता है, पूरे देश के अंदर माहौल में बदलाव आएगा। माहौल किस तरह का? मतलब माहौल, जो चीजें धार्मिक आधार पर की जा रही हैं, उनसे जहां जनता त्रस्त है, वो उसमें बदलाव आएगा। राजनीतिक दलों का ये काम नहीं है कि वो धार्मिक स्तर पर बात करें, उनका काम है, जिसकी भी सरकार बन जाती है, वो सर्व समाज को, सभी वर्गों को, देश के अंतिम पंक्ति के नागरिक के बारे में सोचे, उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं लेकर आए। आप देखिए, राजस्थान में वादा किया कि हम 400 में सिलेंडर दे देंगे, लोगों ने वोट दे दिया। कब देंगे? कोई तारीख है उनके पास? नहीं है ना। वहां पेंशन बहाली की योजना की पिछली सरकार ने, आते ही उन्होंने हटा दिया कि हम पेंशन नहीं देंगे, हम पेंशन नहीं देंगे। जितनी भी लाभकारी योजनाएं अगर किसी दूसरे ने, मैं बताना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी की सरकार में यहां पर मुजफ्फरनगर में अनगिनत मॉडल इंटर कॉलेज बनाने का सरकार ने काम किया माइनॉरिटीज के क्षेत्र में। कुछ क्षेत्र ऐसे भी थे जो बहुसंख्यक वर्ग के क्षेत्र में भी वो कॉलेज बनाए गए, और आज तक उनमें से सिर्फ 3-4 कॉलेज 10 साल में ये बीजेपी की गवर्नमेंट चलाई। बताइए उसमें कहां लिखा है कि विद्या के मंदिर में धर्म के आधार पर बच्चे एडमिशन लेंगे? क्या बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या माइनॉरिटी के लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या दबे कुचले लोगों को, दलित के लोगों को, बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? और विद्या के मंदिर जब चलाने में आप असमर्थ हैं, पॉलिटेक्निक बना यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार में, आज तक नहीं चल पा रहा है। फिर यूसीसी में क्या दिक्कत है? यूसीसी में हमें, आपने अभी कहा कि सबको पढ़ाई का अधिकार है, लिखाई का अधिकार है, सबको जो है सब कुछ करने का अधिकार है। फिर अगर सरकार ये कहती है कि लड़कियों की सबकी शादी की उम्र 1 हो जाए, 21 साल हो जाए, सबको संपत्ति में अधिकार मिल जाए, सबको अडॉप्शन का अधिकार मिल जाए, वहां दिक्कत क्या है? फिर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, शरीयत के हिसाब से, मुस्लिम लॉ के हिसाब से लड़कियों को तो अधिकार पहले ही मुसलमानों ने दे रखा है, वो संपत्ति में भागीदार हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में तो 2004-5 में यह अमेंडमेंट आया कि हिंदू और मुस्लिम दोनों की बेटियों को जो है जमींदार उसमें जमीनों में मिलेगा अधिकार, और हमारे यहाँ वो पहले से ही है। यूसीसी, मैंने कहा ना, यूसीसी को आप अगर पढ़ेंगे तो वो सिर्फ बहुसंख्यक वर्ग को ये दिखाने के लिए कानून बनाए जाते हैं कि हमने ये कर दिया।
फिर तो मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप समाजवादी पार्टी पर भी लगते हैं अक्सर, जी काहे के मुस्लिम तुष्टीकरण करने के। देखिए, इस देश में दो विचारधाराएं काम कर रही हैं। एक विचारधारा है भाजपा की, आरएसएस की, ठीक है, वो कहते हैं कि हम एक धर्म के हैं, और एक विचारधारा है जो पूरे देश की कम्युनिटीज को लेकर साथ चलते हैं। क्या वो सारे देश में सिर्फ अकेले मुसलमान ही रहते हैं और दूसरे धर्म के लोग नहीं रहते हैं क्या? मैं ये कहना चाहता हूं, भाजपा से मेरा ये सवाल है, जब आपने धार्मिक उन्माद पर सरकारें बनाई तो अन्य दलों के भ्रष्टाचारी नेताओं को अपने यहां क्यों शामिल किया? बिल्कुल मुद्दे की है? बात है। अगर कोई मुसलमान जो देश में सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी हो वो आज भाजपा को ज्वाइन कर ले तो उसके खिलाफ कोई जांच नहीं होगी। मैं पूछना चाहता हूं, नवाब बुक्कल के खिलाफ 2017 में 550 करोड़ रुपए का नोटिस भाजपा की सरकार आते ही दिया गया। वो समाजवादी पार्टी के एमएलसी थे, हो सकता है वो भ्रष्टाचारी हो, है ना? जैसे ही उन्होंने पार्टी छोड़ी और वो गए, आज तक तो 550 करोड़ की बिल्डिंगें वहीं खड़ी हैं। अब आप वही कह रहे हैं कि जो है जैसे बीजेपी में गए वो एक वॉशिंग मशीन में धुल गए। ठीक, जिस तरीके मैं आप लोगों से बात की, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों की बातचीत से कि जो फिलहाल मौजूदा शासन है वो केंद्र का है या फिर राज्य का है, उससे जनता बड़ी त्रस्त है। जनता तो त्रस्त है ही, लेकिन फिर 2022 में जो है चुनाव में बड़ा बम्पर बहुमत मिला बीजेपी को। बम्पर बहुमत कहाँ मिला? 3% से हारे मात्र चुनाव। पूरे प्रदेश में जितना वोट भाजपा को मिला और जितना समाजवादी पार्टी के गठबंधन को मिला, 3,68,000 समथिंग का ही तो डिफरेंस है। बराबर में खड़े हैं। 48 से 50 सीटें हमारी 500 वोटों से, 700 वोटों से, 150 वोटों से, 250 वोटों से इसने से हराई है इन्होंने। बराबर का चुनाव खड़ा था। ठीक, तो फिर इस बार लोकसभा में जो है क्या रहने वाला है? इंडिया गठबंधन जीतेगा। बहुत कितनी सीटों पे? अधिक, कम से कम 60 सीटें जीतेंगे। 80 हराओ का नारा हमारा। 80 हराओ का नारा है। अच्छा, उधर बीजेपी का मिशन 80 या 80 जीतने का, आपका 80 हराने का नारा है। एक सवाल और छोटा सा, कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। मैं इस सवाल का जवाब छोटा छोटा सभी से लूंगा। सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सिर्फ लोकसभा के लिहाज से एक सीट है कांग्रेस के पास, और बहुमत की अगर बात करूं, वोट फीसदी की अगर बात करूं तो सिर्फ 6% है। तो उस हिसाब से आप, मायावती भी आपके साथ नहीं है। अगर दलित वोटों को, जिस तरीके से मायावती का दावा है कि सभी दलित वोट जो है वो एक मुश्त होकर पड़ते हैं बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ, तो अगर बहुजन जो है दलित समाज को अगर निकाल दिया जाए, फिर आप कैसे मिशन 80 जो है 80 हराव पर काम करेंगे? हमारे अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक नारा दिया है पीडीए का। उसमें पीडीए में पिछड़ा, दलित, अगड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी और अगड़े में भी जो सरकार से पीड़ित हैं वो सब को जोड़ कर एक नारा दिया है। नहीं, पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक नहीं, और पीड़ित जो अगड़ों में भी तो फिर इसमें आदिवासी भी, तो अगड़े तो इसमें नहीं आते। क्यों नहीं? अगड़ों में भी तो पीड़ित हैं। जो अगड़ों में कमजोर हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, वो भी तो उसी श्रेणी में आते हैं। चलिए, इस सरकार से तो पीड़ित तो हर वर्ग का, हर जाति, हर वर्ग का लोग है, वे सब पीड़ित इसमें शामिल होते हैं और उसे मिलाकर हम बहुसंख्यक बनते हैं। सभी का कहना है कि इस सरकार में पीड़ित हैं सभी लोग, फिर भी बीजेपी लगातार राज्यों के, किसी भी राज्य में चुनाव हो, अभी पीछे 5 राज्यों में चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश में भी 2022 में चुनाव हुए, और अब लोकसभा में भी जो है चुनाव होने वाले हैं। तो जिस तरह इन लोगों का कहना है कि 80 हराव पर काम करेंगे, कितनी सीटें जो है इंडिया गठबंधन इस बार जीतेगा? सारी इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। 80 की 80। ये तो केवल भावनाओं को भड़का रहे। अभी तो आपसे चर्चा हुई, देखो जितनी ये भावनाओं को भड़का करके काम करते हैं, जो मुद्दे हैं, जो देश के मुद्दे हैं, आम नागरिक के मुद्दे हैं, नौजवान के मुद्दे हैं, किसान के मुद्दे हैं, या भ्रष्टाचार के, आप एक बात बताओ जी, चाहे यूपी की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, भ्रष्टाचार पर आज तक एक शब्द बोले ये? नहीं, मोदी जी ने मंच से कहा था, एक बार नेताओं के नाम गिनवाए थे, उस नेता के पास इतना भ्रष्टाचार का आरोप है, इतना आरोप है, सबके यहाँ ईडी जाएगी, सीबीआई जाएगी, कार्रवाई करेगी। ऐसा है, इन्होंने तो महाराष्ट्र के बारे में जिन लोगों से अगले दिन गठबंधन किया, पहले दिन सभा में उन्होंने, मोदी जी बोल रहे थे कि इन पे इतने 1000 करोड़ का वो है, अगले दिन उनसे अजीत पवार से जाकर समझौता कर लिया। ये तो इनके पास तो देखो, जो इनके पास चला गया वो तो बहुत ईमानदार है, और जो दूसरे लोग हैं ये तो अघोषित इमरजेंसी है। देखो सीबीआई इनकी, ईडी इनकी, चुनाव आयोग इनका, सब लोग जो ये चाहते हैं वही तो हो रहा। ईडी ने आज तक देश के अंदर जब से इजाद किया है, ईडी पहले भी थी, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई उसने सीबीआई को पीछे करके इन्फॉर्मेंस डायरेक्टर ईडी को आगे ला दिया। ठीक है, ईडी ने आज तक
किसी भी भाजपा शासित प्रदेश किसी भी भाजपा नेता को एक नोटिस दिया है? क्या विपक्ष के लोग, और अगर जहां विपक्ष की सरकारें चल रही हैं, आप सीधे चीफ मिनिस्टर को जेल भेजना चाहते हैं, ठीक है, आपके यहां कोई करप्शन नहीं है? 270 करोड़ रुपए का घोटाला अभी विवाह समारोह में हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, बदायूं के अंदर 270 करोड़ रुपए बांट दिए गए, भाई बहन खड़े कर दिए गए, पुराने रिश्तेदारों को लाके खड़ा कर दिया गया, महिलाओं ने खुद ही माला डाल ली। हाँ, वो 270 करोड़ पे कहीं ईडी का कोई जवाब है? उसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की नहीं है क्या? मुख्यमंत्री ने कैसे कार्यालय ने पैसा उनको भेज दिया, और वो पैसा रिकवर किससे होगा? लेकिन वो भाजपा शासित प्रदेश है, ईडी की जो मान्यता है वो सिर्फ वहां तक है जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है। और जो देश में भ्रष्टाचारी हो, गुंडा हो, अपराधी हो, बलात्कारी हो, वो भाजपा में जाए। और मैं ये समझता हूं अब विपक्ष का वातावरण बहुत सुधर गया है, विपक्ष अब ईमानदार है। जो भ्रष्टाचारी थे विपक्षियों में, जिन पर ये हमला करके सरकार में आए थे, वो सब वही हैं। अब किसी भी स्टेट में उठा के देख लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए। तो जिस तरीके से बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में मिशन 80 लॉन्च किया है, उसी तरीके से इंडिया गठबंधन का कहना है कि इस बार बीजेपी को 80 की 80 सीटों पर हराया जाएगा। तो जाहिर तौर पर 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए बहुत आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने भी अपनी कमर पूरी तरीके से 2024 के चुनाव के लिए कस ली है। यह चर्चा आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।